हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जो बच्चे नए आज इस वीडियो को देख रहे हैं या इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं और उनके क्वेश्चन भी हम ख़त्म कर चुके हैं इस वाली बुक के। ठीक है, थ्योरी हमारी एनसीईआरटी की चल रही है, क्वेश्चन हमारी इस वाली बुक के प्रैक्टिस हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता आज की क्लास में ये पूरा हो पाएगा, थ्योरी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस वाले टॉपिक को समझने से पहले आपको दिमाग को शांत करके बैठे रहना है और शुरू का एक लेक्चर, जो पहले वाला लेक्चर हो, उसको तो ध्यान से पढ़ लेना। आपको यूनिट एंड डायमेंशन सभी याद होनी चाहिए, खास तौर से यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, है ना, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ठीक है ना, वो सबको याद होना चाहिए, जब भी ये लेक्चर समझ में आएगा। प्लीज़ बता रहा हूँ आप सभी को। चलो टाइम बर्बाद नहीं करते, अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग डाल लेना। देखो, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जा सकते हो। और मेरा विश्वास मानिएगा, जो मैं आपको साइंस में पढ़ाऊँगा वही आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर जो बनता है आपको पता है कैसे बनता है। ठीक है ना। अच्छा जी, चलो तो मैकेनिक्स हेडिंग डाल लेना सभी, यानी यांत्रिकी। देखो, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये वाली ब्रांच आई क्यों, यांत्रिकी हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, इसकी परिभाषा में लिख लेना सभी। देखो, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे। यूपीएससी, आईएएस, यूपीपीसीएस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप आराम से कर दोगे। ठीक है ना। ओके, तो डेफिनेशन डाल लेना सभी। इसकी हेडिंग डालने के बाद डेफिनेशन लिखना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिख लेना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर लगने वाले बल और उन्हें विस्थापित करने वाले उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। एक बार और, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें 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 पिंडों पर लगने वाले बल, जिसमें पिंडों पर लगने वाले बल, लगने वाले बल, जिसमें पिंडों पर लगने वाले बल या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, परिवर्तन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? परिवर्तन का अध्ययन ही हमारा यांत्रिकी कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर, यानी हम ओवरऑल अगर हम इसको समझना चाहें डेफिनेशन को, क्या बोलती है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आपको मैकेनिक्स का क्या करना है प्यारे बच्चों, अगर आपको प्यारे बच्चों, अगर आपको मैकेनिक्स की स्टडी करनी है, क्या करनी है? अगर आपको मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करनी है तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पिंड, जो पिंड होते हैं वो कैसे कैसे गति करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ना, मोशन क्या होता है ना, और हमारी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और हमारा वर्क क्या होता है। ये सारी चीज़ जो जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं ना, सबके बारे में जो अध्ययन करते हैं वही हमारा मैकेनिक्स का पार्ट हो जाता है। समझ में आया? ठीक है सर, ये हमारी समझ में आ गया सर मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चल लेते हैं प्यारे बच्चों, एक सेकेंड। ओके, आगे चल लेते हैं, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से मोशन। देखो, मैकेनिक्स तो हमारी पूरी ब्रांच थी जिसके अंदर अंदर हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी नोट डाउन कर लेना आप सभी, ऊपर ही नोट डाउन कर लेना। इसके अंदर बच्चों हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पहला चैप्टर इसके अंदर होगा हमारा, इसके अंदर पहला हमारा चैप्टर होगा गति। ठीक है बच्चों, इसके अंदर दूसरा हमारा चैप्टर होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तीसरा चैप्टर होगा हमारा, तीसरा चैप्टर इसमें होगा बच्चों हमारा न्यूटन के गति के नियम,
जो 3 नियम होते हैं ना उसके बारे में इसमें ही पढ़ेंगे। ठीक है, 4 चैप्टर इसमें होगा, हम घर्षण भी इसमें ही लपेट लेंगे। ठीक है बच्चों, घर्षण भी हम इसमें ही कर लेंगे। तो हम ये करने वाले हैं। और अगर हम और ज़्यादा पढ़ना चाहें इसमें इसमें हम संवेग के बारे में पढ़ाई कर लेंगे बच्चों। किसके बारे में सर जी? हम इसमें संवेग के बारे में पढ़ाई कर लेंगे और इसमें हम आवेग के बारे में पढ़ाई कर लेंगे। और इसमें अगर आप चाहते हो तो मैं आपको टक्कर भी पढ़ा दूंगा, जिसको हम कोलिजन बोलते हैं, जिसको हम कोलिजन बोलते हैं। भाई इतना कर लोगे ना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। देखो ये वाला टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। यहाँ इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक ये आए हैं कि अगर दो पिंड आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद अगर वे अलग हो जाते हैं तो उसका संवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आए हैं अभी तक। 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस में भी आए हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है उस चैप्टर को भी पढ़ाई करना। ठीक है, यानी मेरा कर्तव्य ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देना। ठीक है सर जी। तो हमारा चैप्टर का नाम था, पहला चैप्टर है हमारा मोशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं हम गति। क्या बोलते हैं? गति। अच्छा देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से पूरी नो मान लो हमारी जड़ स्टार्ट हो रही है मैकेनिक्स की। अगर आपने अच्छे से समझ लिया फिर आपको मज़ा आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है लेक्चर बड़ा हो सकता है क्वेश्चन भी आज ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। गति क्या होती है सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, गति, देखो गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है मोशन। ठीक है, यही तो होता है गति का मतलब, मोशन। यानी अगर कोई पिंड, देखो मोशन ही तो होता है इसका मतलब, गति का मतलब मोशन। अगर कोई पिंड या कोई वस्तु, सपोज करो मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और इस पे आप क्या काम कर रहे हो? सपोज करो ये गाड़ी है और ये चल रही है, ये चल रही है, तो इसका मतलब ये आपकी जो आपकी गाड़ी है ये मोशन में होगी, गति में होगी। सिंपल है, अगर आपको दैनिक जीवन से इसको जोड़ के देखना है तो आप गाड़ी का एग्जांपल लेकर देख सकते हो। वही आपका मोशन है, वही आपकी गति है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर की बात हमको समझनी है, क्या होता है हमारी इसके अंदर की बात। इसके अंदर हमको पढ़ना है कि जब हमारी गाड़ी, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे गाड़ी आपको ली थी, जैसे प्यारे बच्चों ये गाड़ी मैंने यहाँ पे ली थी, गाड़ी में आपने क्या देखा? गाड़ी जब मोशन करती है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, ईयरफोन लगा कर सुनना मेरी इस बात को। जब ये गाड़ी मोशन में होती है तो ये कुछ डिस्टेंस भी तय करती है, कुछ डिस्टेंस बोलते हैं दूरी को, कुछ दूरी भी तय करती है। और हो सकता है किस कंडीशन में कोई पिंड डिस्प्लेसमेंट भी तय करे, उसका डिस्प्लेसमेंट शून्य भी हो सकता है पर दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा ये तो अलग बात होगी। चलो पहले आप हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डाल लेना इसके अंदर दूरी। चलो वो तो मैंने आगे डाल रखा मेरे ख्याल से। चलो आगे आप हेडिंग डाल सकते हो दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो प्यारे बच्चों इसमें हम क्या काम करने वाले हैं देखना, ध्यान से देखना। दूरी और विस्थापन में हम बहुत कन्फ्यूजन में है बचपन से ही। हम समझते हैं कि भैया दूरी और विस्थापन एक ही है ना, ऐसी मानते हो ना? दूरी और विस्थापन एक ही है, एक ही समझते हैं हम बचपन से। यानी अगर सपोज करो भैया यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है ना, तो ये भी दूरी है, और बच्चे ये समझते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है तो ये विस्थापन भी है। ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है ना। देखो दूरी क्या होता है? दूरी होता है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इनके बारे में छोटी छोटी बात आपको जान लेते हैं। चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ दूरी क्या होती है। जिद कर रहे हैं बच्चे है ना चलो दूरी, प्यारे बच्चों दूरी क्या होती है इसको ध्यान से समझना। सपोज करो, देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसकी कोई परिभाषा नहीं लिखवाने वाला, एग्जाम्पल के थ्रू अपने दिमाग में सेट कर लेना और मुझे उम्मीद है सेट भी हो जाएगा। जैसे एक गाड़ी है हमारे पास, ठीक है सर जी। अब सपोज करो ये आपकी यहाँ से उत्तर प्रदेश से चलनी शुरू हुई, ये गाड़ी उत्तर प्रदेश पे खड़ी थी और इसको जाना है दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है आपका। अब ये गाड़ी उत्तर प्रदेश से जब दिल्ली गई तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी गाड़ी, मान लो ये गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी चली हुई है ना, उसको ही हम बोलते हैं डिस्टेंस, या उसको ही बोलते हैं हम दूरी। समझ में आया?
समझ में आया ना दूरी क्या होती है। अच्छा सर जी विस्थापन में हमको कन्फ्यूजन है, विस्थापन बताओ ना। चलो सबसे पहले हम दूरी के बारे में समझ लेते हैं, दूरी क्या होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अच्छा सर विस्थापन बताइए, विस्थापन क्या होता है। अब सपोज करो बच्चों, ये मान लो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका यूपी है जहाँ पे मैंने डॉट करा है, और ये मान लो आपका, ये आपका आ गया हरियाणा, ये मान लो ये हरियाणा है। अच्छा ये मान लो आपका यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों, ये यूपी है आपका, वैसे ही समझाने के लिए, ये हरियाणा है मान लो, और ये मान लो ये दिल्ली है। ठीक है। अच्छा अब विस्थापन की परिभाषा ये बोलती है, अब देखो मेरी बात समझना, दूरी क्या होती है सर। दूरी होती है, अगर सपोज करो सर हमें यूपी से दिल्ली की तरफ जाना है ना, अगर हमें सर यूपी से दिल्ली की तरफ जाना है तो हमें पहले ये वाली दूरी तय करनी पड़ेगी, फिर ये वाली दूरी तय करनी पड़ेगी, जब जाके हम उत्तर प्रदेश से दूरी, यानी यहाँ से यहाँ जब हम पहुँचेंगे दिल्ली जाके जब हम पहुँचेंगे। ठीक है सर जी, ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको ले रहा हूँ। मान लो उत्तर प्रदेश से हरियाणा की दूरी जो है, मान लो बच्चों ये मान लो ये 3 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है भाई। और ये मान लो प्यारे बच्चे 4 किलोमीटर दूरी है, वैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए ले रहा हूँ मैं दूरी। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है सभी बच्चों के दिमाग से, अगर मुझे उत्तर प्रदेश, समझना, अगर मुझे यूपी से कहाँ जाना है, अगर मुझे यूपी से दिल्ली जाना है तो मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी 3 तो ये होगी सर, ठीक है सर, 4 ये होगी, तो टोटल दूरी कितनी हुई सर, टोटल दूरी हुई 7 किलोमीटर। सही, अब देखो मैं कंसेप्ट को वहीं जोड़ दूंगा, अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते रहना। अच्छा सर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक की दूरी होगी 7 किलोमीटर, सर विस्थापन का क्या फ़ायदा है, विस्थापन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं विस्थापन के बारे में। तो प्यारे बच्चों विस्थापन की इस वजह से ज़रूरत पड़ी क्योंकि विस्थापन एक, बोल सकते हैं एक शॉर्टर डिस्टेंस होती है, यानी एक न्यूनतम दूरी होती है जिसको हम तय करते हैं। अब मान लो ये दूरी तो हमने 7 किलोमीटर चल ली, अब सपोज करो हमें यूपी से दिल्ली पहुंचना है बहुत कम समय में, तो हम क्या काम करेंगे, ये शॉर्टकट मार देंगे, ये वाला। मारा या नहीं मारा बताओ, हाँ या ना बोलो। हमने ये शॉर्टकट मार दिया यूपी से दिल्ली वाला। अब आप कहोगे सर जी इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब देखो समझना, इससे ये फ़ायदा हुआ बच्चों, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार होता है, और ये लंब होता है, पता है सबको। अच्छा सर जी कर्ण होता है, ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर के बराबर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये किसका स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर। तो सर जी कर्ण इजिकल टू आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर मतलब 5, यानी सर ये वाली दूरी जो हमारी निकल के आई है ओवरऑल, अगर हम बात करना चाहें, अगर हम बात करना चाहें तो ये वाली दूरी हमारी निकल के आ गई 5 किलोमीटर। समझना, 5 किलोमीटर दूरी निकल कर आ चुकी है। ठीक है सर जी, बहुत प्यार से समझो, बहुत प्यार से, कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं, मैं आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूँ ये क्या होता है। सर जी ये दूरी आ चुकी है 5 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी सर ये बताइए, अब आपकी दूरी कितनी निकल के आई थी, ये थी सर जी हमारी डिस्टेंस, यानी ये थी सर जी हमारी दूरी। ठीक है, ये क्या निकल के आया सर जी, इसको बोलते हैं हम विस्थापन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम विस्थापन। ठीक है सर जी, इसको बोलते हैं हम विस्थापन। ठीक है बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये 7 किलोमीटर है, ठीक है सर जी, ये 5 किलोमीटर है, ठीक है सर जी, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस मुझे इतना बता दो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप ये बोलोगे सर जी 5 किलोमीटर वाला छोटा है, ये बड़ा है, समझ में आया। ठीक है सर जी, यानी ओवरऑल हमारे दिमाग में एक बात निकल कर आ चुकी है सर जी, नोट डाउन कर लेना। हमने क्या बात समझी कि दूरी जो होती है वो बड़ी होती है विस्थापन के मुकाबले, दूरी बड़ी होती है विस्थापन के मुकाबले। देखो मैं कंसेप्ट को अभी जोड़ूंगा, टेंशन मत लो ना अभी सभी। ठीक है सर जी। अच्छा सर, सर हम आपकी बात नहीं मानते, कुछ बच्चे कह रहे सर हम आपकी बात नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है भैया मत मानो। अब कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं सर जी एक काम करो ना, मैंने बताया हाँ बच्चों बताओ, तो तुमने कहा सर जी एक काम करो, चलो सर जी ये तो आपका यूपी है,
सर जी ये आपका हरियाणा है। आप कुछ पॉइंट लेके भी समझ सकते हो, मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में सेट हो जाए। अब ये मान लो बच्चों ये आपका दिल्ली वाला पॉइंट है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर जी हम आपकी बात नहीं मानते। मैंने कहा भाई बताओ भैया कैसे नहीं मानते, बताओ तो सही। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी अगर हम इसको 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें, तो सर जी ये भी तो 1 आएगा। मैंने कहा बच्चों रैप्टा मारूंगा मुंह पे। तुमने कहा क्यों सर जी? क्योंकि बेटा ये पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भैया है समकोण त्रिभुज, तो इसमें ये बराबर तो नहीं हो सकते, पहली बात तो ये। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर अगर हम कुछ और वैल्यू मान लें, मान लो कुछ और वैल्यू मान लें, तो एक कंडीशन आपकी बच्चों ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपका दूरी, वैसे मैंने आपको बताया दूरी बड़ी होगी हमेशा विस्थापन से, ठीक है सर जी। पर एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों जिसमें दूरी और विस्थापन हमेशा मतलब बराबर हो जाएंगे एक कंडीशन पे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दूरी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा विस्थापन के। समझ में आया? अच्छा एक पेपर में क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लिंक करके बताता हूँ। एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि दूरी दूरी अपॉन विस्थापन, दूरी अपॉन विस्थापन, दूरी अपॉन विस्थापन का अनुपात किसके बराबर होता है? तो बच्चों ध्यान रखना 1 के बराबर होता है। सर जी 1 कैसे? पर देखो प्यारे बच्चों ये दूरी यहाँ पे है तो ये इसके अपोन में आएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो बच्चों इस वाले रिजल्ट को याद रखना है, पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। समझ में आया ना? ठीक है सर जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। सर एक हमेशा हमारे दिमाग में खटखट रहती है। मैंने कहा बताओ भैया कहीं कहीं की खटखट हो रही है तुम्हारे दिमाग में? सर जी इस बात की खटखट है हमारे दिमाग में, हमें ये नहीं पता कि जो दूरी होती है ये अदिश राशि है, विस्थापन कौन सी राशि है, और अदिश और सदिश राशि कौन कौन सी होती है, क्या होती है। सर आपने पढ़ाया था हमारे दिमाग से निकल गई। देखो दूरी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दूरी होती है एक अदिश राशि है और विस्थापन होती है एक सदिश राशि। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठेगा सर ये सदिश क्यों है, ये अदिश क्यों है? देखो बच्चों ये अदिश इस वजह से है क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे ना, देखो मैंने क्या काम करा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझना। हम यहाँ से यूपी से चले थे, ये आपका यूपी था बल्ले वाला पॉइंट, ये आपका हरियाणा था, ये यहाँ पे दिल्ली आ गए थे। तो मैंने कहा था ये मान लो बच्चों 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर। तो हमने इनको सिंपल जोड़ दिया था, 3 और 4 कितना आ गया था प्यारे बच्चों? 7। और हमने पढ़ा था अदिश राशि वे राशि होती है जिसमें सिंपल कैलकुलेशन होती है, तो मतलब ये अदिश राशि है। ठीक है सर ये सदिश राशि क्यों है? प्यारे बच्चों आपने देखा था हमने जब उत्तर प्रदेश से दिल्ली से शॉर्टर डिस्टेंस निकाल ली थी, यानी न्यूनतम दूरी जब हमने निकाल ली थी, तो प्यारे बच्चों ये निकल के आई थी 5। अब ये 5 कैसे निकल के आई सर जी? 5 ये निकल के आई है सदिश योग के नियम का पालन करके, यानी ये हम बोल सकते हैं कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये इसका कंसेप्ट होता है, ये इसका राज है। समझ में आया? चलिए सर हमारी इतनी बात समझ में आ गई कि विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। सर हमारा क्वेश्चन ये है, मैंने बता हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत आ रही है। आपने पूछा सर ये बताओ क्या विस्थापन, क्या हमारा विस्थापन शून्य हो सकता है, क्या हमारी दूरी शून्य हो सकती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अब देखो विस्थापन क्या होता है मैं उसको आपको रिलेटेबल कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ। अब मान लो प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझना बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मान लो प्यारे बच्चों हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये मान लो हमारा उत्तर प्रदेश है, और ऐसे घूम के हम यहाँ तक चले, हम यहाँ से चले, ये मान लो दिल्ली वाला पॉइंट है, ये आपका यूपी वाला पॉइंट है। कितनी दूरी है सर जी? मान लो ये 4 किलोमीटर दूरी है। ठीक है अच्छा मान लो बच्चों हम और चले और फिर यहीं पर आ गए, 4 किलोमीटर फिर चले और फिर वहीं पर आ गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देखो समझ रहा, मेरा क्वेश्चन ये है, अलग पेन से ले लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चों से ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चली गई दूरी कितनी है? आप कहोगे सर जी 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन ये है सभी प्यारे बच्चों से, सभी होशियार बच्चों से
कि यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना है। आप कहोगे सर जी यहाँ से यहाँ का यहाँ से विस्थापन जो है वो है 0। अगर कोई वस्तु जहाँ से स्टार्ट हुई है और वहीं पर आके उसका एंड हो जाए तो समझ लेना उसका विस्थापन 0 है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इसका मतलब क्या निकल के आया कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती जबकि विस्थापन 0 हो सकता है। ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझते रहना। ठीक है सर जी, आपने एग्जाम्पल के थ्रू हमारे दिमाग के अंदर घुसा दिया क्या से क्या होता है। समझ में आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हमारा कुछ आगे बढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर। अगला हमारी हेडिंग डाल लेना सभी प्यारे बच्चे, चाल और वेग। क्या डाल रहे हैं सर? चाल और वेग। अब देखो सबको पता है चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, सबको पता है। पर कुछ बच्चों की कंफ्यूजन ये होती है कि चाल और वेग एक ही है, जबकि एक नहीं है प्यारे बच्चों, एक नहीं है, एक नहीं है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इनका मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी सेम मात्रक है दोनों का, तो ये फिर अलग अलग कैसे हैं? देखो इसको राज की बात आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। देखो प्यारे बच्चों, देखो चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। देखो चाल क्या होता है, देखो आपको पता है चाल बराबर होता है प्यारे बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। यानी चाल होता है दूरी बटे समय। और बच्चों मैंने आपको पहली नंबर की क्लास में पढ़ाया था, दूरी का मात्रक होता है सर मीटर। बोलो हाँ या ना? भाई लिखवाया था भैया, याद है ना? ठीक है सर, समय का मात्रक है सेकंड, तो सर मात्रक क्या बना? मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? मीटर प्रति सेकंड। अच्छा सर जी ये और बताओ इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? भाई परिभाषा सिंपल है, चली गई दूरी और लगने वाला समय के अनुपात को हम चाल बोलते हैं। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी में जो समय लगता है ना, उन दोनों के अनुपात को हम चाल बोलते हैं। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? अच्छा एक बात और प्यारे बच्चों याद रखना, जो चाल होती है, चाल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है चाल। देखो मैंने आप अभी चाल के बारे में बात करी है, वेग के बारे में बात नहीं करी मैंने। अच्छा सर जी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, बिल्कुल ठीक बात है। मात्रक मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया अदिश राशि है। मात्रक भी लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में सर? वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है? तो वेग सिंपल है। क्या सिंपल है सर? वेग जो होता है हमारा, फॉर्मूला जरूर लिखना सभी बच्चों, वेग होता है हमारा विस्थापन में परिवर्तन और समय। यानी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। यानी विस्थापन यानी किसी वस्तु द्वारा चला गया विस्थापन और उसे चलने में जो समय लगता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये बताओ वेग कैसी राशि होगी? सर विस्थापन ही जब सदिश राशि है तो सिंपल है, ये भी कैसी राशि होगी? ये भी एक सदिश राशि होगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा सर मात्रक, सर विस्थापन का मात्रक क्या होता है? बेटा इसका मात्रक, ये दूरी तो होती है एक प्रकार की, डिस्टेंस ही तो होती है, पर हम बोल सकते हैं ये विस्थापन की तरह होती है, तो इसका मात्रक मीटर हुआ। सही है सर, समय आ रहा तो सेकंड, तो मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड हुआ। सही है, बोलो हाँ यार। ठीक है सर जी, हमारी बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से सर हमारी बात समझ में आ गई। अच्छा अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है? याद रखना है आपको। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है सर आपका? मेरा क्वेश्चन बच्चों ये है, देखो मेरा क्वेश्चन ये है,
अच्छा, अब चाल भी बच्चों दो प्रकार की होती है, इसको भी ध्यान रखना आप। चाल भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है औसत चाल, और एक होती है आपकी ताक्षणिक चाल। ठीक है, एक तो होती है आपकी औसत चाल, एक होती है ताक्षणिक चाल। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल सिंपल कुछ नहीं होती है। औसत चाल ये बोलती है कि दूरी में, देखो, औसत चाल ये बोलती है कि दूरी में होने वाला परिवर्तन, समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जो होता है ना, उसको ही हम औसत चाल बोलते हैं। जबकि ताक्षणिक चाल बच्चों क्या होता है? देखो, औसत चाल का फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है सर। जबकि ताक्षणिक, ताक्षणिक का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है क्षणिक, यानी बहुत कम समय के लिए जो चाल होती है, यानी हम बोल सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। इसको नोट करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है। अच्छा सर, ऐसी हमारा होता है वेग। वेग भी दो प्रकार का होता है सर। कैसा कैसा होता है? एक तो हमारा औसत वेग होता है, दूसरा सर जी हमारा होता है ताक्षणिक वेग। एक तो हमारा औसत वेग, दूसरा हमारा ताक्षणिक वेग। सर औसत वेग क्या होता है? कुछ नहीं होता बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल दूरी, कुल विस्थापन, सॉरी, कुल विस्थापन, दूसरे कलर से लिख लेता हूँ इसको, कुल कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा औसत वेग। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो दूरी होता है, दूरी जो होता है यानी जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकता है या फिर बड़ा होगा, यही तो होता है इसका मतलब। और डिस्टेंस किसकी, मतलब डिस्टेंस किस में आता है सर? चाल में आता है। तो हम इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो औसत चाल होती है, औसत चाल जो होती है, और जो औसत वेग जो होता है, उन दोनों में ये रिलेशन होता है प्यारे बच्चों। उन दोनों में ये रिलेशन होता है कि औसत चाल जो होता है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया डिस्टेंस बड़ी होती है ना डिस्प्लेसमेंट से, इस वजह से हो रहा है। क्योंकि वेग, जो औसत वेग होता है, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है, जबकि इसमें कुल दूरी होती है। समझ में आ रहा? ओके सर, इतनी बात हमारी क्लियर होगी सर जी, बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया सर। ओके, ठीक है सर जी, हमारी दिमाग में फिट हो गया ये वाली बात। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। मैं देख लेता हूँ अभी कुछ किताब में बचा तो नहीं है। चलो जी, कुछ नहीं बचा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ फॉरवर्ड करते हैं अपने आप को। टॉपिक का नाम है एक्सीलेशन, मतलब जिसका नाम बोलते हैं हम त्वरण। वही हेडिंग होगी हमारी नेक्स्ट। चलो, त्वरण हेडिंग डाल लेना सभी बच्चे, त्वरण। समझ में आ रहा है ना भाई? ये बताओ, चलो ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है जी, आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है जी, तो त्वरण क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो, त्वरण बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा आप सभी को। आपने वेलोसिटी पढ़ ली, ठीक है सर। आपने स्पीड भी पढ़ ली, हाँ जी सर। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है प्यारे बच्चों, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है, देखो समझना, त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन, किसके साथ साथ? समय के साथ साथ। यानी कुछ नहीं है भाई, त्वरण है, वेलोसिटी में चेंज कर दो, और टाइम के साथ साथ होना चाहिए चेंज, तो उसको ही हम बोलते हैं त्वरण। अब बच्चों, आपने अभी तक क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था?
सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम बहुत गंदे बच्चे हैं, हमको कुछ नहीं आता। देखो आपने अभी तक पढ़ा वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट हमने पीछे निकाल ली थी, क्या आई थी सर? आई थी मीटर प्रति सेकंड, ये आई थी या नहीं? हाँ बोलो हाँ या ना। नीचे देखो ये तो मैंने वेलोसिटी का यूनिट लिखा है मीटर प्रति, नीचे समय भी तो आ रहा है प्यारे बच्चों, समय, तो समय का भी लिखना पड़ेगा। तो समय का जब लिखेंगे तो सेकंड लिखा, तो सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका प्यारे बच्चों यूनिट ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ओके, अच्छा सर हमने ये बात आपकी समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात मान ली। सर आपने बोला है वेग में परिवर्तन, इस बात का मतलब क्या है? देखो प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब ये हुआ कि आप बहुत पढ़ाई नहीं करते हो। देखो इस बात का मतलब ये हुआ कि त्वरण इजिकल टू वेग में परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों कि अंतिम वेग, वेग में परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग, अंतिम वेग हम हमेशा v को मानते हैं और प्रारंभिक वेग u को मानते हैं अपॉन समय t। और आपको पता होना चाहिए एक्सीलेशन यानी त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया प्यारे बच्चों? हमारा फॉर्मूला ये निकल के आ गया सर जी कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम कैसे समझ सकते हैं सर? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सर जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि a बराबर v माइनस यू, v क्या है? अंतिम वेग, माइनस u प्रारंभिक वेग अपॉन t, ठीक है बच्चों। चाहे तो लिख लेना आप सभी, चाहे तो लिख लेना, जहां जहां v क्या है? v है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, और आपका u क्या है? इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी आरंभिक, आरंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है भाई। ओके सर जी, हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है सारी बात आपकी भाई, अच्छी बात आ रही है तो है भाई, अच्छी बात है भाई, आ रही है तो। चलो भाई ठीक है ना। देखो अब हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों, किसके बारे में हम पढ़ेंगे? अब देखो मैं कुछ आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उसको प्लीज़, ये त्वरण से रिलेटेड है और वेलोसिटी से भी रिलेटेड है, उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, क्योंकि कुछ नहीं पता पेपर में क्या आ जाए, ठीक है ना। चलिए ओके, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों त्वरण की दिशा के बारे में। और हाँ एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना बच्चों, जो ये त्वरण होता है ना, त्वरण ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। अच्छा ये सदिश राशि होती है, इसका मतलब सदिश राशि है तो इसका मतलब इसकी दिशा भी होगी, इसका परिमाण भी होगा, है ना, ये तो होता है इसका मतलब। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं अब, त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा। देखो त्वरण की दिशा कैसे डिनोट करेंगे? देखो त्वरण की डायरेक्शन को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको बल की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सपोज करो बच्चों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इस बात को समझाता हूँ। मान लो मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है जी, ये लो जी सर पहिए भी लगा दो, ठीक है जी लगा दी। मान लो मेरे पास ये गाड़ी है, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ बच्चों, इस पे फोर्स लगा रहा हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि भाई ये नहीं चलती, ये धक्का लगाने से ही चलती है। और ये मान लो इसका जो स्टार्ट करने वाला सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है, धक्का लगाना पड़ता है पहले और 5-6 आदमी को बुलाना पड़ता है जब जाके स्टार्ट होती है, ठीक है सर। अब हम क्या काम कर रहे हैं, पीछे से बल लगा रहे हैं। बल क्या होता है भाई? धक्का लगाना ही तो बल है ये नहीं? तो फोर्स क्या होता है? बल होता है। बल क्या होता है? धक्का लगाना ही बल होता है, ठीक है सर। अब सपोज करो बच्चों, हम बल लगा रहे हैं कांस्टेंट रूप से, कांस्टेंट का मतलब मैं लगातार बल लगा रहा हूँ, लगातार समझो इस चीज़ को, मैं लगातार यहाँ से बल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार कांस्टेंट रूप से, नियत रूप से। अब क्या होगा, जो बच्चों बल की डायरेक्शन होती है ना, जिस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, अब देखो समझना, ये समझना है आपको,
आपको ये समझना है बच्चों, जैसे मैं इधर की तरफ बल लगा रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकल के आएगा, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मैं बल लगा रहा हूँ गाड़ी, अपने समझो मेरे पास गाड़ी है, तुम गाड़ी को धक्का लगा रहे हो। अब जब धक्का लगा रहे हो तो इसका मतलब ये आगे को चलेगी, हाँ या ना, बस। हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर, क्या आप बता रहे हो आप। देखो जब आप फोर्स लगा रहे हो, मुझे पता है आप कंफ्यूजन होंगे, इस वजह से मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रुक रुक के बता रहा हूँ। देखो जब आप, सर ऐसे बात समझ में नहीं आ रही, एक आदमी बनाओ। लो जी, ये है हमारी प्यारी सी गुड़िया, ठीक है। और ये लगा रही है दीदी हमारे इस पे फोर्स, यानी इसको धक्का लगाने आई है, क्योंकि आदमी नहीं मिले थे, ठीक है ना। अब ये जब धक्का लगा रही है तो गाड़ी आगे की तरफ चलेगी। अब आगे की ओर चलेगी तो इसका मतलब इसका एक्सीलेशन भी आगे की तरफ होगा, एक्सीलेशन मतलब त्वरण की दिशा भी आगे की तरफ होगी। अच्छा, अब हमने धक्का लगाया है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी धक्का लगाने से। वेलोसिटी का मतलब बच्चों वेग, वेग भी तो बढ़ेगा। अब जब वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब ये गाड़ी या फिर क्या होगा, गाड़ी चलने लगेगी। गाड़ी क्या होगी, चलने लगेगी। टायर की गति स्पीड हो जाएगी, धीरे धीरे तेज हो जाएगी गति। समझ में आया। देखो मैं क्या समझाने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिशा, पेपर में पता नहीं कितनी बार आ गया, चाहो तो लिख लेना बच्चों इसको। जो दिशा बल की होती है, जो दिशा बल की होती है, वही सेम दिशा किसकी होती है बच्चों, वही सेम दिशा त्वरण की भी होती है। दिशा कैसी होती है इन दोनों की, दिशा इन दोनों की समान होती है, ये मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। बल और त्वरण की दिशा कैसी होती है बच्चों, समान होती है। आया बात समझ में, ठीक है भाई, बात समझ में आया ना। ठीक है सर जी, हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि बल और, या आपका बल और त्वरण जो उनकी दिशा होती है वो सेम होती है, ये बात समझ में आई। अब मेरा क्वेश्चन ये था, देखो मेरा क्वेश्चन ये था, अब मैं इसके अंदर भी दो पॉइंट निकाल रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, जब वेग बढ़ रहा हो, जब वेग बढ़ रहा हो, जब वेग बढ़ रहा हो। अब देखो वेग बढ़ने का मतलब क्या है, वेग बढ़ने का सिंपल मतलब बच्चों ये है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका एक्सीलेशन है, उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, तो जब भी तो वेग बढ़ेगा। अब देखो मतलब क्या है सर, मतलब ये है बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे मेरे छोटे छोटे लल्ला लल्ला बच्चों, देखो ये आपकी गाड़ी है, ये लो प्यारे बच्चों, ये आपकी गाड़ी बन जाए यार, गाड़ी नहीं बन रही हमारी, बताओ बच्चों। चलो ये मान लो सारी मेहनत चलो कोई नहीं, एक सेकंड वेट करना सभी प्यारे बच्चों, अच्छे से समझते हैं बहुत प्यारे तरीके से, है ना। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों ये हमारी गाड़ी है। अरे तुम मजाक लेते हो हर चीज़ में, बच्चे कह रहे हैं सर एक पहिया छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये हमारी गाड़ी है, पॉइंट लिख लेना जो मैंने हेडिंग डलवाई थी, जब वेग बढ़ रहा हो। अब क्या होगा भाई प्यारे बच्चों, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, कौन लगा रहा है, सर हमारी दीदी लगा रही है, छोटी सी दीदी हमारी प्यारी सी, लंबे लंबे बाल हैं इनके, ठीक है। ये छोटी सी दीदी है हमारी, ये फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ। जब ये बच्चों फोर्स लगाएगी तो इसका मतलब मैंने क्या बोला पहले पॉइंट में, जब वेग बढ़ रहा हो, यानी इसका मतलब एक्सीलेशन जो आपका त्वरण है उसकी दिशा भी सेम होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक बात है सर। यानी उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी सर, उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि बल और त्वरण की दिशा सेम होती है। किस कंडीशन में होती है सेम, जब वेग बढ़ रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब सर त्वरण की डायरेक्शन भी इधर की ओर होगी। पर क्यों होगी, इस बात को लाइफ से डिनोट करके देखो ना। तुम धक्का लगा रहे हो एक गाड़ी को, फोर्स लगा रहे हो, तो जब फोर्स लगाओगे तो आगे की ओर चलेगी या पीछे की ओर चलोगी, मुझे इतना बताओ बस। सर आगे की ओर चलेगी, आगे की ओर चलने का मतलब है कि उसका त्वरण ए है, और जितनी देर में वो स्पीड पकड़ रही है उसका मतलब उसकी वेलोसिटी वी है।
जिस वेलोसिटी से वो चलती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब वेग बढ़ रहा हो तो उस टाइम पे ए और वी के बीच में एंगल कितना होता है। देखो ये आपका ए था बच्चों, ठीक है सर, ये आपका बच्चों वी था, हाँ जी सर। दोनों की डायरेक्शन देखो कैसी है सर, दोनों की एक ही डायरेक्शन है। एक ही डायरेक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एक ही, अगर कभी भी किसी भी चीज़ की एक ही डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन हो, ये भी डायरेक्शन इधर की ओर है, ए भी डायरेक्शन इधर की ओर है, और प्यारे बच्चों वी भी डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच जो एंगल होता है, जो थीटा होता है ना, वो 0 डिग्री होता है। बस मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, देखो ये लेक्चर इस वजह से थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा इस वजह से समझने के लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका बेस समझ जाते हो, ये कैसे कैसे काम करते हैं, ये एंगल कैसे निकालते हैं, तो मुझे उम्मीद है अगर आपका हल्का फुल्का न्यूमेरिकल भी आया ना पेपर में, चांस बहुत कम होते हैं पर आ जाते हैं। आईएएस में 2018 में भी आया था न्यूमेरिकल, 2016 में भी आया था, तो ध्यान रखना, ये मत सोचना न्यूमेरिकल नहीं आते, आते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, अब सर हमारा दूसरा पॉइंट ये है आपसे कि अगर सर क्या हो रहा हो, वेग घट रहा हो, फिर क्या होगा, दूसरी हेडिंग डाल लेना, वेग घट रहा हो, लिख लेना, जब वेग घट रहा हो तो तब तब क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, मैं फिर से वही गाड़ी बना लेता हूँ जो आपने अभी बनाई थी, ठीक है सर, फिर से वही उसके दो पहिए लगा लेते हैं, ठीक है सर। ए ओके ओके ओके, ठीक है सर, दो पहिए हमने सर जी फिर से बना लिया, आपकी सेवा में हाजिर है हमारे दो पहिए, दो पहिया वाहन है जी हमारा, ठीक है जी दो पहिया वाहन है हमारा। अब देखो मैंने क्या बोला, जब वेग घट रहा हो, अब मान लो बच्चों तुम पीछे से फोर्स लगा रहे हो, वही सेम टू सेम फोर्स लगा रहे हो, यानी वही हमारी दीदी यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं बहुत बहुत प्यार से, और वो पूरी मेहनत कर रही, पसीने से तरमातर हो गई हमारी दीदी बेचारी, ठीक है। अच्छा, जब ये फोर्स लगा रही हैं और हमें पता है कि फोर्स की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन सेम होती है, होती है, और जब फोर्स लगा रही है तो मतलब वेलोसिटी भी इधर की डायरेक्शन में होगी, पर अब ये बोल रहा है कि वेग घट रहा है, समझना। अब इसका ये कह रहा है कि भैया वेग घट रहा है। अब बच्चों ये बताओ मुझे, अब प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनो, अब ये बोल रहा है कि भैया वेग घट रहा है। अब प्यारे बच्चों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, भैया ये बता दो मुझे वेग घटेगा कब। वेग घटना और बढ़ने का मतलब है भैया कि आप धक्का लगा रहे हो और किसी ने नहीं रोका, तो मतलब वेग बढ़ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई अपोज करने वाला नहीं है। अब क्या होगा, कोई बंदा आया, तुम तो यहाँ से धक्का लगा रही थी बेचारी ये दीदी, अब कोई मुझसिवाल आदमी आया, पहलवान सिवाल, पहलवान सिवाल आदमी आया, वो दीदी तो इधर से धक्का लगा रही है, वो भाई साहब इधर से आके धक्का लगाने लगा, ये लीजिए, ये कौन है, ये हमारे सर परवीन सर है, ठीक है सर, इनके बाल छोटे छोटे बना दो, ठीक है जी। ये परवीन सर हमारे इधर की तरफ धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगाने का मतलब परवीन सर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अब समझ रहे हो, देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अब परवीन सर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो समझना, इसको भूल जाओ, अब परवीन सर फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और मैंने बताया था फोर्स की डायरेक्शन जिधर होगी उधर ही डायरेक्शन एक ही होगी, त्वरण की होगी, तो मतलब त्वरण की डायरेक्शन भी इधर की ओर होगी, इसके सापेक्ष में, उसकी बात नहीं कर रहा मैं दीदी की। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप सर इसकी तरफ को फोर्स लगाना शुरू कर दोगे ना, और इधर से दीदी लगा रही हैं, तो आपको पता है भैया अपोज करोगे आप वेलोसिटी का, तो सिंपल की बात है क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी कम हो जाएगी, घट जाएगी वेलोसिटी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वेलोसिटी घट रहा है तो इसका मतलब एंगल कितना बन रहा होगा दोनों के बीच में, तो इसको हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो देखो, इसको भैया को हटा दो। अब देखो, हम फोर्स लगा रहे थे इधर की तरफ, मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ, हम फोर्स लगा रहे थे इधर की तरफ, इसका मतलब ए की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, जबकि बी की डायरेक्शन किधर की ओर थी सर, गाड़ी तो हमारी इधर की तरफ ही जा रही थी ना। अब प्यारे बच्चों अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो तो देखना, एक की डायरेक्शन इधर की ओर, एक की डायरेक्शन इधर की ओर, यानी वी की डायरेक्शन इधर की ओर,
ए की डायरेक्शन इधर की ओर, तो एंगल इनके बीच में बन जाता है 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब वेलोसिटी कम हो रही हो ना तो ए और वी के बीच एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैंने क्यों समझाया, इतना लेट मैंने समय क्यों लिया, क्योंकि जिससे आपके दिमाग में सेट हो सके कि ऐसे ऐसे होता है इसमें। समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आया ना? ओके सर, हमारी बात समझ में आ गई बहुत प्यार से। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि सर जी, मैं कहा हाँ बताओ जी। सर अगर मान लो ए जीरो हो जाए तब, ये कंडीशन है मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो सर जी, क्या हुआ इसमें, ठीक है, अगर मान लो सर जी ए जीरो हो जाए फिर क्या होगा बच्चों? इसका मतलब है ए जीरो होने का मतलब है कि आपका जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट हो चुकी है। पेपर में कितनी बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर ए को जीरो कर दिया जाए तो बताइए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। हाँ, ये आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में आया, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, कोई से एग्जाम में, या तो एनटीपीसी में आया हुआ है, ग्रुप डी में, कोई ना एक एक एग्जाम में आया हुआ। अगर ए को जीरो कर दे तो इसका मतलब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सर इसका रीज़न क्या होता है बताइए ना, क्यों होता है? सर आपने पढ़ा है एफ बराबर होता है एम ए। हाँ जी सर। ओके सर, बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी। और आपने ये भी पढ़ा है प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको ए को जीरो कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोर्स ही नहीं लगा रहे कुछ भी, है ना? बस देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ये गाड़ी है, प्यारी सी हमारी गाड़ी है, ये इसके पहिए हैं दो दो, ठीक है, ये इसके पहिए लग रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं इस पर फोर्स नहीं लगाता हूँ, इस पर फोर्स नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब इसमें त्वरण भी तो जीरो होगा बच्चों। और जब त्वरण जीरो होगा तो इसका मतलब ये नियत चाल से चल रही होगी, जिस चाल से चल रही होगी, है या नहीं? देखो अगर ये रुक रही होगी तो रुकी रहेगी, अगर ये चल रही होगी तो उसी चाल से चलती रहेगी। और यही आपका क्या होता है, यही आपका न्यूटन का पहला नियम है, अभी पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। अच्छा सर, इतनी बात हमारी समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, थैंक यू सो मच हमारा डाउट क्लियर करने के लिए। अरे कोई बात नहीं बच्चों, ये तो मेरा कर्तव्य है आप सभी के प्रति, आप टेंशन मत लेना, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। मैं सोच रहा स्क्रीन बंद होगी, चलो जी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा अब आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लेना, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, ठीक है, ठीक है सर। तो हेडिंग डाल लेना, न्यूटन के गति के नियम। सही है सही है सही है। आगे है कुछ? नहीं है तो इस पे लिखते हैं। तो हेडिंग डाल लेना बच्चों, न्यूटन के गति के नियम। देखो न्यूटन ने 3 नियम दिए, जिनमें से पहला नियम हम पढ़ लेते हैं, प्रथम नियम, प्रथम नियम। कौन सा नियम सर? पहला नियम। कौन सा नियम सर? पहला नियम प्यारे बच्चों, पहला नियम, ठीक है सर जी, पहला नियम। देखो बच्चों पहला नियम ये बोलता है कि भैया अगर आप किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो और अगर आपको उसको रोकना है, तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको रोकने की कोशिश ना की जाए। मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा अगर आप किसी वस्तु को रोकते हो तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर आप बाह्य बल ना लगाओ, ठीक है सर। अच्छा फिर क्वेश्चन उठता है, सर प्रथम जो नियम है ये किसकी परिभाषा देता है, यानी किसके बारे में बताता है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रुको एक सेकंड, बस इन्हें पूछ लो। हाँ जी सर, देखो इसमें लिख लेना फटाफट, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। पूछेगा कि जड़त्व का नियम है तो ये प्रथम नियम ही होता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसको फटाफट समझ लेते हैं, बहुत स्पीड में, गोली की स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं कितनी स्पीड से आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि सारा कंसेप्ट वाला काम हम पढ़ चुके हैं। प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है, बल की
परिभाषा देता है प्यारे बच्चों, ठीक है। किसके बारे में? बल की परिभाषा देता है सर, ठीक है सर। ओके, अब देखो सपोज करो बच्चों ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों ये रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब ये रुकी हुई है, ठीक है सर जी। अब इसके साथ हम अगर सपोज करो मैं इस पर कोई बल ना लगाऊं, समझना, अगर मैं इस पर कोई बल ना लगाऊं ना तो वो ऐसी की ऐसी रहेगी। बताओ, अगर आपने कोई किताब रखी हुई है अपने बेड के पास में, तो वो किताब ऐसी की ऐसी रखी रहेगी तब तक आप उसको ना उठाओ, ठीक है। यानी अनंत काल तक, अनंत काल तक ऐसी होने वाला है, ठीक है ना। अनंत काल तक ऐसी रहने वाला है कि जो वस्तु रेस्ट में है वो ऐसी रेस्ट में रहेगी। अच्छा बच्चों, अगर कोई वस्तु मोशन में है, यानी अगर कोई वस्तु गति में है, तो उसके साथ क्या होगा बच्चों? वो गति में ही रहेगी। अगर कोई रेस्ट में रहेगी, गति में ही रहेगी। कब रहेगी? रीजन क्या है सर? जब रहेगी जब उस पर एफ नेट यानी जो बल लगने वाला है वो जीरो हो। समझ में आया सभी को? बताओ हाँ या ना, नहीं तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आया आया, नहीं आया नहीं आया, ठीक है। देखो अब सपोज करो बच्चों, मान लो ये गाड़ी है। सर आप गाड़ी क्यों बनाते हो? अरे गाड़ी नहीं है ना मेरे पास, इस वजह से बनाता हूँ। देखो मान लो ये गाड़ी है, ठीक है सर जी। ये आपके इसके दो पहिए होंगे। सर ऐसे मत बनाया करो, अरे ऐसे ही बनता है यार। अब देखो सर जी, ठीक है, ये लीजिए। अब सपोज करो बच्चों ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है रेस्ट में, बिल्कुल नो, मान लो पेट्रोल नहीं है, डीजल सब खत्म, और सिंपल ऐसी खड़ी हुई है जंगल में बीच रास्ते में, ठीक है। अब ये कैसे रहेगी सर? ये रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी रेस्ट में? सर जब तक रहेगी रेस्ट में जब तक इसको कोई चलाए ना, है नहीं, ठीक है सर। रेस्ट में रहेगी कब तक सर? रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। यानी रेस्ट में जब तक रहेगी बच्चों, अगर उस पर जीरो बल लग रहा है ना तो रेस्ट में तभी रहेगी। अगर कोई वस्तु मोशन में, मान लो ये वस्तु है हमारी मोशन में और ये वाली वस्तु भी है मोशन में और बल शून्य है, तो ये मोशन में ही रहेगी, ठीक है। सर आप कुछ दूसरा कंसेप्ट बताओ इससे रिलेटेड। अब देखो बच्चों, अगर कोई वस्तु रेस्ट में, देखो मान लो ये रेस्ट में रुकी हुई थी गाड़ी, जैसे मैंने अभी बताया ना जंगल वाला हिसाब, ये रेस्ट में थी। मैंने क्या काम करा बच्चों? इस पर फोर्स लगा दिया। क्या काम करा? अरे फोर्स लगा दिया सर, बल लगाना शुरू करा इस वाली वस्तु पे। जैसे ही आप बल लगाना स्टार्ट करोगे, धीरे 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 चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये वस्तु आपकी कैसी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी वस्तु मोशन में आ जाएगी, गति में आ जाएगी, ठीक है। मतलब गति में आ जाएगी, आपकी रुकी हुई वस्तु गति में आ जाएगी। अच्छा सर, अगर हम बात करना चाहें सर, ये हमारी वस्तु मोशन में थी, मतलब ये गति में थी, और सर ये अचानक से रुक गई, मतलब ये रेस्ट में आ गई, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बच्चों ये हुआ, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि आपने फोर्स लगाया। क्या करा? आपने फोर्स लगाया अपोजिशन वाला, ये वाला फोर्स नहीं लगा। अगर ये वाला लगाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो उसकी गति और तेज हो जाती है। आपने अपोजिशन वाला फोर्स लगाया, जैसे अपोजिशन वाले होते हैं ना पार्टी वाले, ऐसे ही इन्होंने तुमने फोर्स लगाया, यानी ये फोर्स इधर की तरफ लगाया, तो इसका मतलब ये गति कैसे में बदल गई? रेस्ट में बदल गई, यानी वस्तु रेस्ट में आ चुकी है। यही आपका बच्चों होता है न्यूटन का पहला नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? 100 बात की एक बात हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया, 100 बात की एक बात हमको ये समझ में आई कि गति का पहला नियम या न्यूटन का पहला नियम या फिर जड़त्व का नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगा लिया जाए, ठीक है। ये होता है आपका। अच्छा, जब यहाँ पे बात जड़त्व की आई, जब यहाँ पे बात जड़त्व की आई, तो जड़त्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछता है कि जड़त्व क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है, विशेष गुण होता है, जिसके कारण ये जो है अपनी कंडीशन या बोल सकते हैं पोजीशन या फिर मोशन में चेंज नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है क्या इसकी यूनिट है? तो भैया इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ना ही कोई इसकी डायमेंशन होती। समझ में आ रहा है ना? यूनिट का मतलब ना तो कोई इसका मात्रक होता, ना ही इसकी कोई विमा होती, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ओके सर, बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, बिल्कुल ठीक बात है।
अच्छा, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। एक बात प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ओके, एक बात ध्यान रखना सभी, एक न्यूटन जो बराबर होता है बच्चों 10⁵ डाइन के बराबर होता है। बल के बारे में बात हुई तो मुझे लगा ये बताना चाहिए, क्योंकि पेपर में काफ़ी अधिक मात्रा में पूछ लेता है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, नोट डाल के इसको लिख लेना, नोट डाल के इसको लिख लेना कि एक न्यूटन इजिकल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। चलिए, इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो भाई अच्छी बात है, मेरे बच्चे होशियार हो गए अब, है ना। चलो अब देखो, एग्जाम्पल पूछता है पेपर में कि बताइए अगर कोई रुकी हुई बस है वो अचानक से चलने लगे तो यात्री पीछे की तरफ गिर जाते हैं, किसके कारण होता है। या ऐसा पूछते हैं कि बिस्तर को अगर हम पीटते हैं तो धूल के कण निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। या पूछते हैं कि चलती बस से अचानक रुकने पर हम आगे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। या चलती हुई ट्रेन है हमारी, उससे उतरते वक्त हमें दौड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में बच्चों, और ये इससे ही रिलेटेड है, प्रथम नियम से ही, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल में लिख लेना, कुछ उदाहरण बता रहा हूं आपको बच्चों। सपोज करो, ये देखो एग्जाम्पल को मैं इसके थ्रू समझा देता हूं आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में भी। सपोज करो बच्चों, ये बस जो है ये रुकी हुई थी, कैसी थी, रुकी हुई थी। मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। देखो ये बस रुकी हुई थी, अचानक ये चलना शुरू हुई। क्या हुई सर, ये अचानक चलना शुरू हो गई सर जी, ये चल पड़ी बस। ठीक है जी, चल पड़ी तो अच्छी बात है भाई। अच्छा, अब सपोज करो यहाँ पे कोई बैठे थे, लो जी सीट लगा देते हैं यहाँ पे इनके लिए, भाई साहब के लिए। ये लो, यहाँ पे सीट पे बैठे थे हमारे दो छोटे छोटे गोलू गोलू से बच्चे, ये ले, ये बैठे थे हमारे भाई साहब छोटे से। अब क्या हुआ, जैसी यहाँ पे बस चलनी शुरू हुई तो हम क्या देखते हैं बच्चों, जैसी बस चली, आपने भी देखा होगा, जैसी बस चली तो ये वाले भाई साहब पीछे की तरफ ऐसे गिरने को शुरू हो गए मतलब पीछे की तरफ गिरने को शुरू हो गए, मतलब गिर गए एकदम से पीछे की तरफ, है ना, होता है नहीं होता है। ओके, यानी जैसी आपकी रुकी हुई बस है वो चलनी शुरू हुई, लिख लेना इस बात को, जैसी रुकी हुई बस है वो चलनी शुरू होती है ना, तो जो यात्री बस में बैठा होता है वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ओके, समझ में आया। पहला एग्जाम्पल, इसको थ्योरी के रूप में लिख लेना, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लिखना बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर बिस्तर है हमारे पास, ये मान लो हमारा बिस्तर है, चलिए तो बहुत छोटा सा है, इस पर तो मैं नहीं आने का, अरे भैया समझ लो यार, आ जाओगे आ जाओगे। अच्छा देखो ये बिस्तर है, अब ये मम्मी जी है हमारी, ये हमारी नहीं, मतलब ये बच्चों की मम्मी है, ओके, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों की मम्मी है, ये लीजिए। अब मम्मी के हाथ में है लठ, क्या है बच्चों, मम्मी के हाथ में है डंडा, मम्मी के हाथ में डंडा है। मम्मी जो आपका बिस्तर है उसको पीट गया, धबा धब धबा धब धबा धब। तो आप देखते हैं जो इसमें धूल भरी हुई थी ना बच्चों, जो धूल के कण थे, मान लो वाइट कलर के हैं, धूल के कण नीचे गिरने लगे, इस प्रकार निकलने लगे धूल के कण। ये किसके कारण होता है बच्चों, ये जड़त्व के कारण ही होता है। और किसकी, कौन सा जड़त्व, जड़त्व भी बच्चों तीन प्रकार का होता है, जड़त्व भी बच्चों तीन प्रकार का होता है, इस बात को ध्यान रखना। एक तो विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व। आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। देखो बच्चों, अगर कोई वस्तु, देखो समझना, मैं आपका कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और फिर वो चलना शुरू हो, देखो ये जो आपका ये था बेडशीट, जो भी आप मानना चाहो, बिस्तर मान लो, कंबल मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपका रुका हुआ था, मतलब स्थिर था। फिर मम्मी ने इसको उठाया, लठ से बजाना हुआ शुरू कर दिया, यानी पहले तो स्थिर था, बाद में तो मोशन में आया। बोलो हाँ या ना। देखो बस पहले रुकी हुई थी, बाद में तो चली, जब भी तो यात्री पीछे की ओर गिरा। समझो इसको, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो थोड़ी, आ रहा है ना दिमाग में। तो इसका मतलब इस वाले जो हमारे दो एग्जाम्पल लिए हैं हमने, इन एग्जाम्पल को किस श्रेणी में आपको रखना है, विराम का जड़त्व। कौन सी श्रेणी में रखना है सभी को, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व का मतलब होता है कि रुका हुआ जड़त्व, यानी ये आपका रुके हुए जड़त्व का एग्जाम्पल है जो मैंने दो आपको लिखे,
ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु रुकी हुई थी फिर उसको मोशन में लाया जा रहा है तो वो विराम का जड़त्व का एग्जाम्पल होगा। वैसे एग्जाम्पल ये नहीं पूछता कि कौन सा जड़ता है, विराम का है, गति का है, ये तो बहुत हाई लेवल हो सकता है, नीट के लेवल का हो सकता है, पर आपको ध्यान रखना है ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, गति का जड़त्व क्या होता है सर? गति का जड़त्व, गति का जड़त्व क्या होता है? देखो बच्चों, गति का जड़त्व एक्चुअल में होता क्या है इसको समझना। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर इसका 100 बात की एक बात पढ़ेंगे। मान लो बच्चों ये हमारी बस है, ओके सर, ये हमारी बस है। अब ये बच्चों मोशन में थी, मतलब ये चल रही थी, और चलती 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 अचानक रुक गई। क्या हुआ? अचानक ये बस रुक गई। प्यारे बच्चों समझ रहे हो? देखो समझ लो, इस बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे बैठे थे हमारे सोना मोना, टिंकू मिंकू, ठीक है, ये हमारे टिंकू मिंकू बच्चे थे, ये यहाँ पे बैठे हुए थे। और जैसी बस रुकी, देखो स्पीड में थी, पूरी स्पीड में थी बस, और जैसी बस रुकी, इसको अपने आप में इमेजिन करो, जैसे यहाँ पे तुम बैठे हो एकदम बस रुकी, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? बताओ, मुझे बताओ क्या होगा तुम्हारे साथ? सर हम आगे की ओर गिरना शुरू हो जाएंगे, सर हम आगे की ओर गिरेंगे, आगे की ओर। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर दोनों एग्जांपल को एक साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या होगा बच्चों? सपोज करो बच्चों ये ट्रेन है, ये लो बड़ी सी ट्रेन मान ली हमने, ये पहिए हैं इसकी। अब ये ट्रेन है बच्चों। अब मान लो कोई भैया है हमारे, इस वाले डिब्बे से उतरे और बहुत धीरे, मतलब 20 की स्पीड पे चल रही है। जैसे स्टेशन आता है ना तो ट्रेन मंदी हो जाती है, तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं पहले उतर जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो भाई साहब यहाँ पे स्टेशन से पहली यहाँ पे आए भाई साहब, और उतर के एकदम भागते भागते भागते, भागना पड़ता है इसके साथ। अगर ऐसी कूद जाएंगे ना तो भाई साहब ये गिर जाएगा यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा भागना भी पड़ता है, जिससे हमारा कुछ ना बिगड़े, हमारी टांग ना टूटे, हमारा शरीर बेकार ना हो, हमारा हाथ पैर ना टूटे, इसका मतलब ये होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल में यही है कि चलती हुई ट्रेन है जैसे ही, कि उतरते समय हमें दौड़ना पड़ता है। क्यों? क्यों क्यों क्यों? भाई जड़त्व के कारण, क्योंकि गति का जड़त्व यही बोलता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी, है ना? ठीक है। गति के जड़त्व में आपने क्या समझा? गति के जड़त्व में आपने क्या समझा? ये समझा कि सर अगर कोई वस्तु गति में थी ना, गति में थी तो वो रुक जाएगी, गति में थी रुक जाएगी। विराम के जड़त्व में आपने क्या समझा? सर विराम के जड़त्व में हमने ये समझा कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई थी वो अचानक कहीं पे आ जाएगी, वो मोशन में आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया ना? मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा पूरा। देखो दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? नोट्स जरूर बनाना यार, इतनी मेहनत लग रही है तो नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर फ़ायदा ही क्या। द्वितीय नियम क्या है? दूसरा नियम होता है, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए द्वितीय नियम किसके बारे में बताता है। तो ध्यान रखना, ये बच्चों बल का परिमाण बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों, द्वितीय नियम किसके बारे में बताता है? बल का परिणाम के बारे में बताता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको पता है कि भैया बल के परिमाण के बारे में बताता है। अच्छा अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें बच्चों? ये होता है कि आपका एफ डेल्टा पी, पी क्या होता है यहाँ पे? संवेग होता है। डेल्टा टी ये एफ के बराबर होता है। हम बोल सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बल कहते हैं।
ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इस वाले फॉर्मूले को जरूर याद रखना। अब देखो प्यारे बच्चों, ओके समझ में आ गया। अब देखो कैसे करेंगे इसको। आपने पढ़ा एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, जबकि हम जानते हैं बच्चों, आप नहीं जानते होंगे पर मैं जानता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो जान लो कि P बराबर जो संवेग होता है P बराबर एम वी। P बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? एम वी। ठीक है सर जी, एम वी होता है। ठीक है सर जी, एम वी होता है। अच्छा, और क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे डेल्टा पी है, और डेल्टा पी का मतलब है परिवर्तन की बात करते हैं हमेशा। तो डेल्टा पी इजिकल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू, पता है ना, पर अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, तो हमारा एम वी माइनस एम यू आया। अब प्यारे बच्चों मैं क्या काम करूँगा, इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ रख दूंगा। देखो समझ में आ रहा है ना? तो अब इसकी वैल्यू उठा के जब रखेंगे तो देखना क्या आएगा। इसकी वैल्यू जैसे हम उठा के रखेंगे तो हमारा आएगा एफ, तो हमारा आएगा एफ बराबर क्या आएगा बच्चों? एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ओके, अब बच्चों इसमें एम कॉमन आ रहा है तो एम कॉमन ले लेंगे, वी माइनस यू अपॉन टी। बोलो हाँ है ना? ठीक है सर। बच्चों एक बात मैंने आपको पीछे बताई थी, अगर आपके याद हो। क्या बताया था सर? हमने बताया था सर आपको कि ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी। देखो मैं कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको रिलेट करने वाला हूँ कि यूपी पीसीएस में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, उससे रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, जब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, पूरी की वैल्यू ए है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एफ बराबर आ जाएगा एम ए। और ये आप इससे परिचित है, फादर बराबर माँ, फादर बराबर माँ, इससे परिचित हो आप सब। यूपी पीसीएस में क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आया था कि ए बराबर क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, फॉर्मूले पूछ लेता है ज़्यादातर पेपर में। ठीक है, तो ये होता है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ओके ना? डन? ओके, यही मैं आपको समझाना चाहता था कि कैसे क्या होता है। सही है, ओके। अब हमारा तृतीय नियम की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तृतीय नियम क्या होता है? तृतीय नियम सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, हेडिंग डालना है न्यूटन की गति के तृतीय नियम, इसमें लिख लेना। तृतीय नियम में, तृतीय नियम ये बोलता है, लिख लेना, क्रिया के प्रत्येक क्रिया के लिए प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत, बराबर एंड विपरीत, बराबर एंड विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर एंड विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इस बात को, मिटा दूं? ओके, देखो एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, देखो बच्चों, अब क्या हुआ, इन भाई साहब ने, छोटे वाले भाई साहब ने इसको चांटा मार दिया, चांटा मार दिया। अब आपको पता है तो ये भी चांटा मारेगा, और ये ऐसा मारेगा कि ये बेचारा फिर पता ना जिंदा रहेगा या मर जाएगा। तो यही कहने की बात है भाई, कि अगर आप कुछ क्रिया कर रहे हो तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ लगा नहीं मुझे बताने वाला। और ये जो बताता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बल के गुण के बारे में बताता है।
ओके, बल के गुण के बाद ये देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछेगा जड़त्व का जो नियम है वो किसके बारे में बताता है, तो बल की परिभाषा बताता है। दूसरा नियम बल के परिमाण को बताता है। तीसरा नियम बल की गुण के बारे में बताता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाते हैं। देखो बच्चों, रॉकेट इसी पर ही बेस है पूरा का पूरा, रॉकेट। दूसरा आपका ध्यान रखना, एरोप्लेन भी इसके ऊपर ही बेस है, एरोप्लेन, एरोप्लेन इसके ऊपर ही आधारित है। तीसरा बच्चों, जो अगर हम चलते हैं ना, वॉक करते हैं, वो भी इसके ऊपर ही बेस है। नंबर 4 स्विमिंग, स्विमिंग भी इसके ऊपर ही आधारित है। ठीक है, पेपर में कौन सा पूछा जा चुका है सर, पेपर में ये वाला पूछा जा चुका है बच्चों, ये वाला पेपर में बच्चों ये वाला पूछा जा चुका है, ये वाला रॉकेट वाला और एरोप्लेन वाला पेपर में 2 पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्या पूछेगा, रॉकेट किस पर आधारित है, रॉकेट का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो तृतीय नियम पर आधारित है। ओके, समझ में आया ना। ठीक है सर जी, और यहाँ पे आपका क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपके न्यूटन के तीनों नियम हो चुके हैं समाप्त। अब देखो जल्दी जल्दी अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो संवेग के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि संवेग के बारे में मैंने आपको बता तो दिया हल्का सा, वही है बस। संवेग होता है P बराबर एम वी, P बराबर एम वी। इसका मात्रक क्या होगा बताओ, इसका m का किलोग्राम, ठीक है सर, v का मीटर प्रति सेकंड, तो मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है p बराबर एम बी। p बराबर एम बी का मतलब क्या है कि द्रव्यमान, m क्या होता है द्रव्यमान, और v क्या होता है वेलोसिटी यानी वेग, दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया। ठीक है सर जी, बिल्कुल आसान था। ठीक है सर, ये हमारी बात समझ में आ गई, आपने सारी चीज़। अच्छा, ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो संवेग होता है ना, देखो ध्यान रखना, संवेग जो होता है ये सदिश राशि होती है। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखना। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट सर ये है संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है। संवेग संरक्षण का नियम ये बोलता है भैया कि देखो, हेडिंग डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है ये भी। ओके, देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है प्यारे बच्चों, देखो लिख लेना संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। देखो संवेग संरक्षण का नियम सिंपल ये बोलता है कि भैया यदि कोई वस्तु है उस पर हम फोर्स लगा दें, फोर्स उस स्थिति में परिवर्तन किया जाता है जिसमें क्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, देखो लिख लेना चाहो तो, लिख देता हूँ मैं आप सभी के सामने। ओके, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उस स्थिति में लिखना, तो उस स्थिति में संवेग संरक्षित बना रहता है। तो उस स्थिति में संवेग संरक्षित बना रहता है, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब क्या, देखो 100 बात की एक बात आपको ध्यान से समझना है। अब सपोज करो बच्चों, ये हमारा कोई वस्तु है, ये मान लो कोई वस्तु है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मान लो इसका संवेग p है, सिंपल है, इसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं करा, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं तो इसका संवेग p ही रहेगा, है या नहीं। अच्छा,
अगर मैं क्या काम करता हूँ बच्चों, इस पे जो मैं फोर्स लगा रहा था वस्तु पे, फोर्स में चेंज कर दिया। मान लिया मैंने फोर्स इसका 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ध्यान रखना बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस पे मैंने मान लो बच्चों 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम परिवर्तन ना करें, यानी उस पे जो बाह्य बल लगा रहा है उसमें परिवर्तन जैसे हमने कर दिया, तो संवेग संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। अगर हम सेम रखते, यानी परिवर्तन नहीं करते, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करते बिल्कुल भी, तो इसका मतलब है संवेग संरक्षित रहता, ठीक है। ओके, हेडिंग डालना कार्य। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ता हूँ। ओके, थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा जब भी आप देखो। कार्य, क्वेश्चन तो कल ही होंगे आपके, ठीक है। कार्य क्या होता है, देखो कार्य इज इक्वल टू, ध्यान रखना, कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, डी होता है बच्चों यहाँ पे विस्थापन। कार्य पहली बात तो एक अदिश राशि है, ठीक है सर जी। कार्य का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है सर जी। और आपको ध्यान होगा जब इस डॉट वाले चिन्ह को हटाते हैं तो डब्लू बराबर आ जाएगा एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, इसका मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अरे बनाने को तो कुछ भी हो सकता है, देखो और बना सकते हैं हम, न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन हुआ, इसका मात्रक मीटर हुआ, तो इसका मात्रक एक और क्या निकल के आ गया, न्यूटन मीटर। कार्य की बात कर रहा हूँ बच्चों। अब देखो हम एंगल बना बना के देखते हैं, कैसी राशि है ये सर, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है सर, ये एक अदिश राशि है, मान लो ये वाला लेते हैं, ये एक अदिश राशि है सर जी, अदिश राशि, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, अदिश राशि है। अब जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा डब्लू बराबर एफ डी कोस थीटा, ठीक है। अब को पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो डब्लू बराबर एफ डी कोस थीटा होगा। पूछता है कि भैया अगर हम एंगल थीटा का मान 0 रख दे तो क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं होगा, जो कार्य होगा ना, कार्य कोस 0 का मान 1 होता है, कार्य एफ डी हो जाएगा। और इस स्थिति में जो कार्य होता है वो अधिकतम होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। इस स्थिति में अधिकतम कार्य हमको करने को मिलता है। अगर बच्चों थीटा बराबर 90 रख दें फिर क्या होगा, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। अगर हम इसको 90 रख दें तो कोस 90 का मान 0, और 0 की मल्टीप्लाई 0 इसमें करेंगे तो 0, यानी कार्य कितना होगा 0। यानी अगर हम इसको देखते हैं तो इस स्थिति में कार्य हमको करना पड़ता है 0, ठीक है। ओके, अगर बच्चों हम क्या काम करते हैं, अगर हम, आपने पढ़ा डब्लू बराबर होता है एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। अगर मैं तीसरी कंडीशन में थीटा का मान कितना रख दूँ, 180 डिग्री रख दूँ, 180 डिग्री रख दूँ, तो कोस 180 का मान होता है -1, तो डब्लू बराबर आ जाएगा माइनस एफ डी। इसको भी ध्यान रखना। ओके, इतना आपको कार्य के बारे में पता होना चाहिए। ओके, याद रहेगा बच्चों। याद रहेगा सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम शक्ति के बारे में समझ लेते। देखो कुछ नहीं, अब तो 2 टॉपिक और बचे। शक्ति के बारे में क्या होता है, टॉपिक तो बहुत हैं अभी पढ़ाने के लिए वैसे, पर आपके जो अभी पेपर में आया उसके बारे में बात कर रहे हैं। शक्ति होता है सर, कुछ नहीं होता। शक्ति जो होता है, पावर, पावर इज इक्वल टू होता है सर डब्लू अपॉन टी। सर डब्लू क्या होता है, डब्लू होता है किया गया कार्य, टी होता है जितने समय में आपने करा, तो वही आपकी शक्ति होती है। मान लो ये छोटा सा बंदा है हमारा, ये किसी काम को करता है, काम करने का इसकी पावर कैसे पता चलेगी कि इसमें कितनी पावर है, और ये छोटा सा बंदा है इसमें कितनी पावर है। पावर को पता लगाने का सिंपल कंसेप्ट ये है, आप उससे कुछ काम करा लो, आप उससे कुछ काम करा लो और देखो कितने समय में कर रहा है। तो जो जल्दी कर रहा है तो समझ लेना उसमें पावर ज़्यादा है, जो काम ज़्यादा समय में कर रहा है तो समझ लेना पावर कम है। तो वही होता है पावर इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी किया गया कार्य जितने समय में काम हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं कार्य और समय के अनुपात को पावर कहते हैं। अच्छा, ये कैसी राशि है बच्चों, इसको भी ध्यान रखना। ये एक कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। ओके, पावर कैसी राशि है बच्चों, पावर एक अदिश राशि है, ठीक है ना। मात्रक क्या होता है पावर का, बच्चों सबको पता है वाट होता है, वाट होता है। या दूसरा मात्रक अगर मैं इसकी हेल्प से निकालना चाहूँ, कार्य का मात्रक जूल, टी का मात्रक समय यानी सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का मात्रक होता है प्यारे बच्चों।
ठीक है। और आप सभी को पता है 1 हॉर्स पावर इजिकल टू कितना होता है, 740 वाट होता है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये वाली बात। ठीक है, इसको नोट कर लेना फटाक से। अच्छा, अब मेरे पास बचा ऊर्जा। भाई ऊर्जा क्या होती है, किसी काम को करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसको एनर्जी बोलते हैं। सिंपल सी बात है भाई। अगर हम किसी काम को करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। अब एनर्जी भी दो प्रकार की होती है। पहली एनर्जी होती है आपकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो गति के कारण आती है। देखो पता चल रहा ना, जो गति के कारण होती है उसको ही हम गति ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक बच्चों जूल होता है। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, हाफ mv²। फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों 2020 के आसपास ARO यूपी ARO का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अभी बताऊंगा कैसे आया था। ठीक है, मतलब कल बताऊंगा अब तो। ठीक है, ओके। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी एनर्जी कौन सी होती है प्यारे बच्चों? दूसरी होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है प्यारे बच्चों? स्थिति ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी मान लो कोई वस्तु है, ये वस्तु है मान लो, इसकी दिशा में, या बोल सकते हैं इसकी स्थिति में जो परिवर्तन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान लो ये वस्तु पहले ऐसी थी और इसमें हमने परिवर्तन करके ऐसा बना दिया, मान लो ऐसा बना दिया, ये ऐसा थी ऐसी बना दी, तो इसके परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा हमको मिलती है या जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या होता है? यू बोल सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जहाँ पर m क्या होता है बच्चों? m यहाँ पे द्रव्यमान होता है। अच्छा, g क्या होता है? g आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों। g क्या होता है सर? गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। h क्या होता है? h ऊंचाई होती है, हाइट। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, मेरा क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात क्या होता है? बताना जरा, क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में? तो बच्चों हमें पता है, देखो सभी को पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी mgh। हाँ है ना, m से m कट गया, ठीक है सर। और क्या बचा? m से m कट गया तो क्या, फिर क्या बचा सर? कुछ नहीं बचा, हमारा बचा 1/2 v² gh। तो ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच रिलेशन, ये भी लिख लेना आप सभी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा थ्योरी वाला पोर्शन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। माफ़ करना आज मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं करवा पाया, पर मुझे उम्मीद है जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को एंड तक आपको बने रहने के लिए।